मुगल साम्राज्य ये चौथा चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक का इतिहास का है यह किताब, हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग क्लास 7 का पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें चौथा चैप्टर मुगल साम्राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिसमें पहला पॉइंट है आपका, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन है, मुगल कौन थे? तो आपका आंसर है, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, है ना। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मुगल कौन थे? तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, इतना तो समझ रहे हैं। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। यानी माता के तरफ से कौन थे? तो आपका चंगेज खान। चंगेज माता के तरफ से थे, ठीक है। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। यानी और दूसरी तरफ से कौन थे? आपका तैमूर। यानी पिता के तरफ से तैमूर और माता के तरफ से चंगेज, ये 2 शासक थे मुगल के। 2 वंशज थे, सॉरी, शासक नहीं, वंशज। आइए आगे देखते हैं अब। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था। यानी जो मुगल था वो अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खान के साथ जो जुड़ा हुआ था उसका वो काफ़ी मतलब कि स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नर संहार से था, मतलब अच्छा नहीं था। नर संहार का मतलब इस समझ रहे हैं, मार काट से जुड़ा हुआ था उनका चंगेज खान का। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। यानी जो तैमूर के तरफ से, जो पिता के तरफ से जो थे, वे गर्व महसूस करते थे, अनुभव करते थे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्यों? तो इसका मेन रीज़न था कि 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य अभियान, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। देखिए, भारत में बारूद कौन सी शताब्दी में लाई गई? तो आपका राइट आंसर होगा 14वीं शताब्दी में। 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। लाया गया 14वीं शताब्दी में, लेकिन प्रयोग कब किया गया? 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यानी देखिए, बारूद जो लाया गया 14वीं शताब्दी में लाया गया और इसका प्रयोग किया कब? 16वीं शताब्दी में। और पहली बार प्रयोग किया कौन? बाबर। नेक्स्ट है आपका मुगल सम्राट। ये छोटे छोटे जानकारी हैं जो आपको काफ़ी
मदद करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट मुग़ल सम्राट, जो कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं यहाँ से आप। नेक्स्ट है आपका मुग़ल सम्राट बाबर। बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफ़गान समर्थकों को हराया। यानी 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी एवं उसके अफ़गान समर्थकों को हराया। कौन? बाबर। 1527 में खानवा में राजा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर जो है वह अपने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट है आपका दूसरा हुमायूं, है ना, 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। नेक्स्ट है आपका ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकबर 1526 से 1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। अकबर सम्राट कब बना? 13 वर्ष की आयु में। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफ़गानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। और दूसरा है आपका 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्होंने 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा है आपका 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। चलिए जहांगीर के बारे में जानते हैं। 1605 से लेकर 1627 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर को पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। उसके बाद है आपका शाहजहां 1627 से 1658। यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं बताता हूँ, पहले इसे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने हैं? 6। तो हम लोग 6 पढ़ लेते हैं। अभी 5वां पढ़ रहे हैं शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में बता देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ।
चलिए, शाहजहां 1687 से 1658। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। और छठा है आपका औरंगजेब 1658 से 1707। 1633 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल के कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। नेक्स्ट है आपका सेकंड। औरंगजेब में दो पढ़ना है, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट हम लोग ने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ते हैं। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, यानी मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे वे क्या कहलाते थे? मनसबदार। तो ये 6 इंड हो गया है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा कुछ बताना था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है भाजशाह, BHAJSA। बी का मतलब आपका हो गया बाबर, एच का मतलब आपका हो गया हुमायूं, ए का मतलब हो गया अकबर, जे का मतलब हो गया जहांगीर और एस का मतलब हो गया शाहजहां, ए का मतलब हो गया औरंगजेब। यानी सबसे पहले आए बाबर, उसके बाद आपका आए हुमायूं, उसके बाद आए आपका अकबर, उसके बाद आपका आए जहांगीर, उसके बाद आपका आए शाहजहां और उसके बाद आए आपका औरंगजेब। यानी यह एक सीरियल है, क्रम है। तो आपको कहीं पे इसका क्रम के बारे में पूछा जाता है तो इसका यह एक शॉर्ट ट्रिक है, भाजशाह, BHAJSA, यानी इसके बाद ये आए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब यहाँ से। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यानी जो राजस्व प्राप्त करने का जो व्यवस्था था उसे क्या कहा जाता था? जब्त। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मंताधता। ऐसी व्याख्या या कथन जिसे
अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल जो है वो एक ही शब्द सिर्फ जमींदार का प्रयोग करता था। उसके बाद है आपका पॉइंट, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर आपका 80 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर, यानी कर का मतलब राजस्व, निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त समाज के किसे कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है और उसे राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकबर के अन्य समकालीन शासकों में इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, यानी इधर जो हो रहे थे भारत में शासन, तो हम लोग इसी के समकालीन जो दूसरे देशों में शासन हो रहा था उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है आपका, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629। और नेक्स्ट है, और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584, जो इवान डी टेरिबल नाम से कुख्यात है। ये 4 चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 5, जिसका नाम है शासक और इमारतें। तो इस वीडियो को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसे पूरा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बने हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग शासक और इमारतें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू।